हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। कल दीपावली के कारण कल वीडियो कोई अपलोड नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। तो आज हम देखिए कवर कर कोशिश करेंगे कि एक दो वीडियो अपलोड कर दूं मैं आप लोगों के लिए। जो सीरीज चल रहा था BHU MID एंट्रांस प्रिपरेशन का, तो उसी का वीडियो मैं लेकर आई हूँ, सेकेंड पार्ट उसका। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, पहले तो हम लोगों ने इसका BHU MID एंट्रांस का देखिए। ये BHU जो मैं बोल रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो है, मैं अभी जो आपका है जो मटेरियल जो दे रही हूँ BHU का है, जैसे सिलेबस। तो सिलेबस तो जो कवर करने हैं BHU के लिए वो है, लेकिन आप जो ये पढ़ेंगे तो ये किसी भी MID एंट्रांस के लिए सही है, ये नहीं कि सिर्फ BHU के लिए ही है। जैसे MGKV का हो गया, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो गया, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो गया, कहीं का भी हो, ये एमएड में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे होते हैं, बस कवर कोई टॉपिक किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है, किसी में नहीं। ठीक है, तो ये जो आप क्वेश्चन करेंगे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो BHU है, जो मेन अभी चल रहा है BHU, लेकिन जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो सारे यूनिवर्सिटी के लिए होगा। ओके, तो चलिए उसी का हम लोगों ने पहले देखा सिलेबस, उसके बाद क्वेश्चन पैटर्न, उसके बाद पार्ट 1 में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखे। तो आज हम नेक्स्ट 25 या जो भी हो, जितना क्वेश्चन बन सके उतना हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 26। ओके, तो फटाफट आप अपना ये क्या कहते हैं, जो आपने कॉपी बनाया था एनालिसिस के लिए, तो वो आप कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, उसका जो टॉपिक आएगा एनालिसिस करेंगे हम लोग, यानी कि किस एरिया से आया है, किस टॉपिक से, यानी किस टॉपिक को कवर कर रहा है, किस इसको मतलब किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा हुआ है, किस कोर्स से ज़्यादा पूछा है, वो हम लिखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोग निकाल लिए होंगे। ओके, तो चलिए आप लोग अगर लिखते हैं साथ में तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपकी मर्जी, हम तो जितना कोशिश बन पाए उतना करूँगी कि ताकि आप अच्छे से आप अपना BHU क्रैक कर सके, एमएड में आपका एडमिशन हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ लाइफ वॉज मींट फॉर एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि टॉपिक कुछ बताए थे कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा, तो ये जो है एंशिएंट एजुकेशन से पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे वैदिक एजुकेशन, बौद्ध एजुकेशन, जैन एजुकेशन है, तो ये जो है वैदिक एजुकेशन का है। ठीक है, तो ये है इसका क्या आंसर होगा, यानी कि उस टाइम में एजुकेशन के टाइम जो था, सॉरी, उस टाइम एजुकेशन वो बोल रहा है, प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था जीवन काल में निम्नलिखित में से किससे थी, यानी किस जीवन अवस्था में शिक्षा थी। तो उस टाइम में जो था वो था ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, उस टाइम में 4 प्रकार के जीवन व्यवस्था थी। ठीक है, जैसे फर्स्ट था ये ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास आश्रम था। ठीक है, तो जब हम ये एंशिएंट एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उसको पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं। ओके, तो चलिए ये आप बस लिख लीजिए वैदिक एजुकेशन। ठीक है, वैदिक एजुकेशन, और बगल में अगर आप चाहें, अब वैसे आप पढ़ते चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस मतलब कोर्स से या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो बस आप वैदिक एजुकेशन बस लिख लीजिए, उतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड ऑफ ब्रॉडर एम ऑफ एजुकेशन वॉज, मतलब प्राचीन समय में शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था। तो उस टाइम जो था शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था वो था आत्म विकास, यानी सेल्फ डेवलपमेंट जो था उस टाइम प्राचीन समय में। तो प्राचीन समय में यानी वैदिक एजुकेशन में शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था, तो आत्म विकास। तो देखिए ये क्वेश्चन भी उस वो पूछा है शिक्षा से, ये भी है, यानी कि हम जीवन काल में पढ़ते थे, और ये है शिक्षा का, वैदिक शिक्षा का या प्राचीन समय में शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो ये भी प्राचीन एंशिएंट एजुकेशन से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका, मैंने बोला था फर्स्ट में ही कि हर टॉपिक से, मतलब जो भी मैंने बताया था उससे 5-5, 10-10 क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की वर्तमान 2008 से 9 की अनुमानित जनसंख्या है लगभग कितनी, यानी कि द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट
इज अबाउट। देखिए मैंने बोला था आपको कुछ अपडेटेड न्यूज रहते हैं, तो ये जैसे जनसंख्या शिक्षा से ये संबंधित है, ठीक है। तो इसमें जनसंख्या क्या है, तो उस टाइम में जो था 2008 से 9 के टाइम में जो था 1150 मिलियन था, ठीक है। लेकिन अभी जो है 1340 मिलियन है 2020 के अकॉर्डिंग। मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, ताकि आपको ऐसे आप जब आप इस क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए यानी कि, तो आप यानी कि इसका जो है हार्ड कॉपी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी तो आप देख ही रहे हैं, और हार्ड कॉपी अगर आप चाहें तो मैं सेंड कर सकती हूँ। तो अगर आपको ये चाहिए पूरे बैक ईयर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे परचेज कर सकते हैं, यानी कि आंसर की के साथ, ओके। अगर आपके पास ये है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, जब आपके पास हार्ड कॉपी होगी तो आप वहाँ पे मार्क कर देंगे कि क्या क्वेश्चन है। जैसे अपडेट न्यूज है तो वो आप लिख सकते हैं, उसको कॉपी में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप बार बार क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आपके पास इसका हार्ड कॉपी होना चाहिए, पूरे 10 ईयर्स 12 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर का, ओके। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे परचेज कर सकते हैं, बहुत ईजी है, उतना हार्ड कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मूला ऑफ ग्रांट इन एड वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाई। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका ये कंटेम्प्रेरी एजुकेशन से। इसका फर्स्ट टाइम किसने, मतलब जो ग्रांट इन एड की सजेशन किसने दिया था सुझाव, तो ये है वुड डिस्पैच। जब हम सारे कमिटी एंड डिस्पैचेज वगैरह कमिटी वगैरह पढ़ेंगे तो हम इसे भी पढ़ेंगे, तो आप बस लिख लीजिए वहाँ पे वुड डिस्पैच, हर्टंग कमेटी और जाकिर हुसैन कमेटी और मैकाले मिनट्स। तो आपने पहले मैकाले मिनट में लिख लिया है हर्टंग कमेटी, क्योंकि हर्टंग कमेटी से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको याद होगा तो, ठीक है। और मैकाले मिनट, ओके, तो ये आप लिख सकते हैं, और वुड डिस्पैच लिख सकते हैं, ताकि जब हम कवर करें टॉपिक तो ये छूटे ना, ओके। देखिए, और ये भी आप फोकस करते जाएं कि मैकाले मिनट कितने कब हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है, ओके। तो 1835 ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है मैकाले मिनट कब हुआ था, ठीक है। ये भी हुआ है कि जाकिर हुसैन कमेटी यानी बेसिक एजुकेशन 1937 में। और टंग कमेटी देखिए उधर गलत दिया हुआ था ना, देखिए यहाँ पे राइट दिया हुआ है 1929, ठीक है। और वुड डिस्पैच कब हुआ था, तो 1854, ठीक है। तो आप ऐसे आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, यानी कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ये 2-4 क्वेश्चन जो है जनसंख्या से संबंधित, जनसंख्या शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका होगा आंसर राजस्थान, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आई थिंक सिक्किम है ना, सिक्किम शायद, मे बी, डोंट नो, मैं भूल रही हूँ, क्योंकि 2-4 है जो कंफ्यूजिंग कर रहे हैं, गोवा और ऐसे, मतलब बड़ा कुछ याद था करके, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो इसमें कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अभी 2020 के अनुसार, यानी 2011 के अनुसार आप ले सकते हैं। अभी 2020 तो है, अभी तो हुआ नहीं है, हर 10 साल पे होता है, तो अभी तो हुआ नहीं है, तो अभी 21 में होगा, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा है आप वो देख लेंगे। लेकिन 21 में जब, अभी तो 21 में होगा नहीं जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक, तो आप 11 के अकॉर्डिंग वाला ही याद करके और हमें कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप टेलीग्राम जो है चैनल सेल्फ ट्यूटोरियल का, उस पर आप उसका ग्रुप जो है आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप ये कर सकते हैं, क्या डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओटावे ऑथर्ड अ फेमस बुक। देखिए, बुक ऑन क्या, यानी कि ओटावे द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक आधारित है किस पे, तो वो है शिक्षा का समाजशास्त्र, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो ये आ गया आपका सोशोलॉजी, ठीक है। एजुकेशनल जो सोशोलॉजी है, पर्सपेक्टिव यानी शिक्षा का समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन, तो इसका ये आ गया एक क्वेश्चन सोशोलॉजी से। तो आप बस लिख लीजिए वहाँ पे सोशोलॉजी और ओटावे लिख लीजिए, ठीक है। और ओटावे अगर आप चाहें तो शिक्षा का समाजशास्त्र, उनका बुक जो है वो भी लिख सकते हैं। एक कॉपी बनाते जाइए, पहले तो आप कोई बात नहीं, पहले वो मत लिखिए, बस सोशोलॉजी लिख लीजिए, ओटावे लिख लीजिए, ठीक है। आपको इस पे बस फोकस करना है, जब हम कवर करेंगे तब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
According to sociologist and anthropologist, development of personality is facilitated by, यानी समाजशास्त्री और अध्यात्मवादियों के अनुसार व्यक्तित्व के विकास को सुगम बनाती है क्या? यानी समाजशास्त्री और अध्यात्मवादियों के अनुसार, यानी समाजशास्त्री समाज के बारे में सोचेंगे और समाज में क्या इंपॉर्टेंट होता है, रीति रिवाज संस्कार वगैरह, और ये सब किस में आते हैं, तो वो संस्कृति में आते हैं। अध्यात्मवादियों के अनुसार ये अध्यात्म स्पिरिचुअलिस्ट, यानी कि क्या चीज़ में बिलीव करते हैं, रीति रिवाज ये सब पे बिलीव करते हैं, तो उनका भी क्या आ जाएगा, संस्कृति। तो इसका आंसर क्या होगा, समाजशास्त्र और अध्यात्मवादियों के अनुसार व्यक्तित्व के विकास को सुगम बनाती है क्या, तो संस्कृति। और व्यक्तित्व के बारे, पर्सनालिटी के बारे में आपको साइकोलॉजी में पढ़ना है तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो बस आप ये भी लिख लीजिए। सोशोलॉजी का तो दूसरा क्वेश्चन ये भी है, देखिए अगर आप सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो 2 क्वेश्चन फिर यहाँ पे लगातार पूछती है, ठीक है। तो आप सोशोलॉजी लिख सकते हैं, ठीक है, या कल्चर सिर्फ लिख लीजिए। सोशोलॉजी में आप कल्चर, क्योंकि कल्चर से क्वेश्चन बना हुआ है तो कल्चर से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये आप बस लिख लीजिए। एनालिसिस आपकी बुक जो है 2019 का, उसमें। नेक्स्ट है द यूपी बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर। देखिए अगर आपको याद होगा तो पूछा था पिछले, आपने वीडियो में देखा होगा अगर आप पार्ट 1 में, तो आपने देखा होगा कि उसमें पूछा हुआ था फर्स्ट टाइम 10+2 का जो है कहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है, तो वो हुआ था यूपी में। देखिए अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपी बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, कब, 1921 में। आपको याद होगा तो मैंने बताया भी था कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और देखिए इसी ईयर में 2009 में ही पूछ दिया है। बस इसमें क्या है कि आपको बस फोकस करना है क्वेश्चन पे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन का आंसर, आपको एक क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसका उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी में घुमा फिरा कर दे रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया, तो आप यूपी बोर्ड जहाँ लिखे होंगे आपको तो पता चल गया, जब आप यूपी बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ लेंगे ऑटोमेटिक, ओके। तो चलिए इसका आंसर जो होगा 1921 में फर्स्ट टाइम यूपी बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था, किस ईयर में, तो यहाँ पे, और कहाँ पे करिकुलम जो था 10+2 लागू किया गया था, तो वो यूपी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड्स फॉर ऑल सेंसस ईयर फ्रॉम 1951 टू 2001 में बेस्ट बी सोन बाय भारत की जनसंख्या करोड़ में दी है, जिसकी 1951 से 2001 तक की जनसंख्या गणना सबसे अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए ये जो है आपका स्टैटिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आप लिख लीजिए। आपका जो कॉपी आपने बनाया बस वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लिख लीजिए, और वहाँ पे क्या लिखिए आप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए। बस आपको जब मैं टॉपिक आपको कवर कराऊंगी बस आप वहाँ पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। बस आप यहाँ पे लिख लीजिए, और इसका जो आंसर होगा वो हो गया बार चार्ट, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चार्ट होता है, हिस्टोग्राम चार्ट होता है, बार डायग्राम होता है, जो भी 2 4 5 डायग्राम होते हैं वो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी के लिए बस आप ये क्वेश्चन देखिए। और स्टैटिस्टिक अभी आप क्वेश्चन याद नहीं कर रहे हैं, बस आप एक बार इससे जैसे फर्स्ट टाइम मिला जाता है ना, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, किसी के साथ परिचय किया जाता है, इंट्रोडक्शन किया जाता है, वैसे यहाँ पे आप इससे परिचित हुई है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, बनाइएगा, बस आप एक बार एनालिसिस कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो मैं इतना मेहनत आपके लिए ही कर रही हूँ, ताकि आप जब आप पढ़ेंगे तो आप उब जाएंगे कि अरे ये क्या करना है, इसमें क्या क्या करना है, बस आप रट्टाफिकेशन करने लगेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन अभी से रटना नहीं है, अभी टाइम है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स लिख लीजिए और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अदर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स से है क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरे संबंधित नहीं है, यानी कि परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल और मोड। तो यहाँ पे जो आंसर होगा उसका मोड है, क्या आंसर है, 4। देखिए 4 आंसर दिया हुआ है ना। तो इसका जो होगा ये किस बेस पे है, तो आपको पता होगा ये केंद्रीय प्रवृत्ति, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं ना उसको, मैं अभी थोड़ा माइंड से डेविएशन जो होता है,
हिंदी में उसको क्या कहते हैं, विचरण शायद कहते हैं, तो उससे रिलेटेड है। और एक होता है परसेंटाइल डेसाइल वगैरह, जो पोजिशनल वैल्यू जब ज्ञात किया जाता है तो वो है। तो ये पोजिशनल वैल्यू है, इससे निकाला जाता है परसेंटाइल से भी, डेसाइल से भी और क्वार्टाइल से भी। लेकिन बहुलांक जो है यानी मोड, ये जो है सेंट्रल टेंडेंसी का मान निकालता है, सेंट्रल केंद्रीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करने का ये है, ठीक है, मेजरमेंट। तो जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। बस अभी आप स्टैटिक्स लिख लीजिए और सेंट्रल टेंडेंसी लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस मे बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड थ्रू, यानी बोल रहा है वैयक्तिक भिन्नता की समस्या प्रभावपूर्ण रूप से संबंधित करती है, ठीक है। तो इसमें होगा जो वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है, ये साइकोलॉजी का है, आप बस लिख लीजिए साइकोलॉजी टॉपिक। उसमें जो है वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेज एक अलग चैप्टर ही है, वो पढ़ना है आपको। तो ये आप लिख लीजिए इंडिविजुअल डिफरेंस और साइकोलॉजी। अगर आपको पता नहीं है साइकोलॉजी से तो आप साइकोलॉजी भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो होगा इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी अनुदेशों की वैयक्तिकता। यानी इसके मतलब है कि आप वैयक्तिक रूप से एक एक बच्चे का, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंस होता है, आप भी जितने भी आप वीडियो देख रहे होंगे आप एक दूसरे से भिन्न होंगे। कोई जल्दी समझ जाता होगा, कोई थोड़ा देर से समझता होगा, या किसी को पहले से पता होगा, या किसी को पता नहीं हो, या मतलब बहुत सारे डिफरेंसेज होते हैं, ठीक है। तो यही होता है वैयक्तिक भिन्नता। तो जैसे जैसे मेरा ड्यूटी है कि सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो जिसका जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। तो ये होता है वैयक्तिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। तो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी सबके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शन देना, यही होता है। यानी वैयक्तिक विभिन्नता से ये सबसे ज़्यादा रिलेटेड है। ओके, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, टेलीग्राम पे आकर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट, टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए मैं उस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर ऑफ कैटल्स थ्योरी पर्सनालिटी वेयर टर्म्ड एज, यानी कि बोल रहा है ये कि जो कैटल्स का ये जो है साइकोलॉजी, आप लिख लीजिए, ये भी साइकोलॉजी से क्वेश्चन है। देखिए 2-3 क्वेश्चन आ गए साइकोलॉजी से, ये भी साइकोलॉजी से क्वेश्चन है। और आप ये लिखिए पर्सनालिटी। देखिए पर्सनालिटी से पहले भी एक क्वेश्चन आया था, सॉरी नहीं आया था, लेकिन मैंने बताया था कि पर्सनालिटी को आपको पढ़ना है। तो देखिए पर्सनालिटी से क्वेश्चन आ चुका है। आप बस साइकोलॉजी और ब्रैकेट में या पर्सनालिटी लिखिए, पर्सनालिटी थ्योरी, और ब्रैकेट में लिखिए साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें बहुत सारे थ्योरी हैं, कैटल्स के हैं, उसके बाद आपके ये मैस्लो के द्वारा दिया गया, बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कैटल्स का, तो उसका जो है इसका आंसर जो होगा सोर्स ट्रैट होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप बस पर्सनालिटी लिख लीजिए, आपको सोर्स ट्रैट अभी समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है, लेकिन जब आपको टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, यानी बुद्धि का शाब्दिक समूह परीक्षण सर्वप्रथम किसने दिया। तो ये भी देखिए इंटेलिजेंसी, ये भी टॉपिक साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। और ये क्या है, ओके। तो इसका जो आंसर होगा आर्मी अल्फा, आर्मी अल्फा। उसके बाद आर्मी बीटा है। आर्मी बीटा जो है ये नॉन वर्बल है, और आर्मी अल्फा क्या है, वर्बल है, ठीक है। और ये ड्रॉ मैन, ये सारे वर्बल, सॉरी नॉन वर्बल है। यानी नॉन वर्बल और वर्बल में क्या डिफरेंस है अभी आपको पता नहीं होगा, अगर पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो मैं थोड़ा बहुत बता दूँ आपको कि नॉन वर्बल और वर्बल वही होता है, वर्बल जो शाब्दिक हो, वर्ड हो, जो बोल सके, जो कोई उसका आंसर लिख के या पढ़ के दे सके, ठीक है। और नॉन वर्बल होता है डायग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू होता है, उसमें भी पेन पेंसिल होता है और एक परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, ठीक है। तो परफॉर्म्स करके कोई बताता है नॉन वर्बल में, और कोई क्या कहते हैं पेन पेंसिल यानी फिगर दिया होगा, फिगर के थ्रू वो करते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो बस आप साइकोलॉजी और इंटेलिजेंसी लिख लीजिए टॉपिक में, जब हम पढ़ेंगे तो ये अच्छे समझ में आए, अदरवाइज आप भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं।
हम लोग बहुत ही ट्रिकी वे में पढ़ेंगे, ठीक है। फुल डिटेल्स भी पढ़ेंगे और ट्रिकी वे में भी पढ़ेंगे, याद होगा। अभी से ही ट्रिकी वे अपनाएंगे तो वो थोड़ा सा वो नॉलेज अच्छा नहीं होता, इसलिए हम लोग पूरा डिटेल्स भी पढ़ेंगे और ट्रिक भी पढ़ेंगे, ठीक है, याद करने के लिए सारे थियोरी एंड जो भी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ IQ वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी जो है IQ का प्रत्यय सर्वप्रथम बताया गया, किसने बताया था? तो ये बताया था ये स्टर्न ने, ठीक है, स्टर्न ने बताया था। ये भी इंटेलिजेंसी से संबंधित है, आप इसे लिख लीजिए। IQ बस साइकोलॉजी के साथ ही लिख दे। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा साइकोलॉजी से ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी साइकोलॉजी से ही है। अकॉर्डिंग टू ईएल थॉर्नडाइक, इंटेलिजेंसी इज मेड अप ऑफ, यानी ईएल थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि निर्मित है किसके अकॉर्डिंग? तो वो दिया है तथ्यों की बड़ी संख्या से, यानी इसके सिद्धांत को एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि सब ने अपने अपने व्यू दिए हैं, सबके अपने अपने व्यू हैं। उसमें बहुत सारे हैं, थॉर्नडाइक, बीने और भी हैं, जैसे ये वर्णन, बहुत सारे हैं, गिलफोर्ड, 3 डायमेंशनल जो दिए थे उन्होंने, बहुत सारे हैं, तो सबके हम पढ़ेंगे। बस ये भी क्वेश्चन है जो इंटेलिजेंसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है इंटेलिजेंसी से संबंधित है। दिया है प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रत्यय सर्वप्रथम बताया गया किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा थॉर्स्टन के द्वारा। इनके 9 जो है कंसेप्ट है प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का, वो बहुत बार पूछा जाता है, कभी ये अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे। ये इंटेलिजेंसी से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए कितना इंटेलिजेंसी से ही आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्बल और परफॉर्मेंस परीक्षण के लिए कौन सा कथन सत्य है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या डिफरेंस है, यानी नॉन वर्बल का एक पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ऑल परफॉर्मेंस टेस्ट आर वर्बल। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सारे परफॉर्मेंस टेस्ट वर्बल नहीं होते। ऑल नॉन वर्बल टेस्ट आर परफॉर्मेंस टेस्ट, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारे नॉन वर्बल जो होते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं होते, कुछ पेन पेंसिल टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। मोस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट आर वर्बल, बट ये भी सही नहीं है। परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो वर्बल कैसे हो सकता है? मोस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट आर नॉन वर्बल, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्ट है तो वो नॉन वर्बल है, क्योंकि सारे नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं हो सकते, लेकिन सारे परफॉर्मेंस टेस्ट नॉन वर्बल हो सकते हैं, तो ये राइट आंसर है, ठीक है। ये भी क्या है, इंटेलिजेंसी से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, साइकोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंसी। देखिए जैसे इंटेलिजेंसी का ये कुछ साइंटिस्ट ने यानी साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंसी को डिफाइन किया है, तो इसको उसके अकॉर्डिंग जो है, तो इसमें है सीखने की क्षमता, लर्निंग कैपेसिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड, यानी जो कौन सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इफेक्टिव एडजस्टमेंट भी सही है, ये आपका जो है नहीं होगा, डेफिनेशन में नहीं आता, तो इसका आंसर ये होगा राइट आंसर, ओके। तो इसका क्या है, राइट आंसर ये होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर इंटेलिजेंसी टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। देखिए ये भी साइकोलॉजी, देखिए कितना लगातार साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कभी मैंने बोला फर्स्ट में ही बताया था, किसी टॉपिक से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी यानी एरिया से यानी किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं और किसी से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम नहीं, लेकिन 10-10 क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ, जैसे यहाँ पे देखिए लगातार साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया, किसने किया? तो अल्फ्रेड बीने ने किया था, ठीक है, 1905 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अल्फ्रेड बीने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास कब किया, तो ये होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज कंसेप्ट वॉज फर्स्ट गिवन बाय मैकहिल्ड,
ठीक है। तो इसका जो है निम्नलिखित में से कौन सा विचार सर्वप्रथम मैकक्लीलैंड के द्वारा दिया गया था? तो ये होगा इसका आंसर, उपलब्धि की आवश्यकता। ये भी जो है साइकोलॉजी से ही है। और ये इंटेलिजेंसी, यानी जब डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस यानी मेंटल डेवलपमेंट होता है। मेंटल डेवलपमेंट आपने डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, 4-5 स्कोप होते हैं उसके, जैसे सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट भी होते हैं, राइट। और उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, तो मैंने शायद बोला ही। तो 4-5 जो होते हैं, तो उसमें से एक मेंटल डेवलपमेंट जो होता है, तो उससे ही मैकक्लीलैंड संबंधित है और इसका नीड अचीवमेंट उसी से संबंधित है। ओके, तो ये भी साइकोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इज बेस्ट ऑन द थियोरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग? देखिए ये भी साइकोलॉजी से ही संबंधित है, ठीक है। साइकोलॉजी में आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्कीनर का थियोरी पढ़ा होगा, उसमें ऑपरेंट थियोरी पढ़ा होगा, ठीक है। तो उससे संबंधित क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी नीति यानी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है? तो वो जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्किनर ने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का क्या किया था, इस कंसेप्ट को दिया था, ठीक है। इसमें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ेंगे क्या क्या होता है। इसमें भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ये होते हैं, ये CAI हो गया, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, सारे ये पढ़ेंगे आप। बस आप ये लिख लीजिए, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। ये जब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है। जो टेक्नोलॉजी मैंने बताया था आपको, एक जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। अगर थियरी के बारे में बात करता है तो वहाँ पे ये साइकोलॉजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फॉलोइंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो यहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लर्निंग ऑफ टाइपिंग मे बी एक्सप्लेन्ड बाय द थियरी ऑफ, यानी टाइपिंग के सीखने को किस सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये देखिए जो है, ये है साइकोलॉजी यानी लर्निंग। साइकोलॉजी में क्या होता है, सीखना, बच्चे कैसे सीखते हैं, हम कैसे सिखा सकते हैं, ये बात होती है। और टेक्नोलॉजी में शिक्षण यानी पढ़ाना, हम किस किस स्ट्रैटेजी से हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इसमें सिखा सकते हैं। तो बोल रहा है टाइपिंग सीखने के लिए को किसी सिद्धांत के द्वारा समझा सकता है, तो ये होगा आपका ट्रायल एंड एरर थियरी, जो थर्नडाइक का है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी साइकोलॉजी से है, आप लिख सकते हैं लर्निंग थियरी, टॉपिक में लिख सकते हैं लर्निंग थियरी, या आप ये बस थर्नडाइक्स थियरी भी लिख लीजिए, साइकोलॉजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द behaviorist theories of learning the function of teaching learning process is, यानी सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार है, तो इसका आंसर जो होगा अध्यापक। ये भी साइकोलॉजी से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉग्निटिव फील्ड थियरीज ऑफ लर्निंग मेजर रोल इज एट्रीब्यूटेड, सीखने के सिद्धांत के संज्ञानात्मक क्षेत्र में प्रमुख योगदान है किसका, ठीक है। तो यहाँ पे सीखने के फील्ड में यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये जो है बोध का, ठीक है, परसेप्शन का जब आप पढ़ेंगे तो ये भी साइकोलॉजी से ही है। सीखने के सिद्धांत यानी सीखना, लर्निंग, तो साइकोलॉजी, ठीक है। सीखने का सिद्धांत बहुत सारे हैं, जैसे पेवलॉव का हो गया, स्किनर का हो गया, थर्नडाइक का हो गया, तो ये सारे जैसे और भी हैं, जैसे ये एक गेस्टाल्ट भी हैं, वो भी कॉग्निटिव से ही संबंध रखते हैं, सूझबूझ का सिद्धांत वो भी है, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे तो बस आप ये साइकोलॉजी लिख लीजिए, सीखने का सिद्धांत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, environment determines human behavior is the basis of the
साइकोलॉजी ऑफ यानी पर्यावरण मानव व्यवहार को निर्धारित करता है मनोविज्ञान का आधार। यानी पर्यावरण जो है मानव व्यवहार को निर्धारित करता है मनोविज्ञान का। किस मनोविज्ञान का आधार? देखिए मनोविज्ञान के जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसमें बहुत सारे मैंने मतलब 5-6 स्कूल्स हैं। स्कूल कहने का मतलब हर साइकोलॉजिस्ट का अपना विचार होता है, हर साइकोलॉजिस्ट का अपना विचार होता है। तो कोई बिहेवियरिज्म है, कोई कॉग्निटिविज्म है, उसके बाद कोई ये है क्या कहते हैं गेस्टाल्टिज्म है। तो इनके अपने अपने विचार होते हैं। इसमें एक स्कूल्स में बहुत सारे साइंटिस्ट रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट रहते हैं। तो इसीलिए सारे एक विचार के जो एक विचार के व्यू रखते हैं, तो सारे साइकोलॉजिस्ट को एक स्कूल में रख दिया गया और उनका एक नाम दे दिया गया। जैसे व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक, ये गेस्टाल्टवाद, इस प्रकार से उसमें ह्यूमनिस्ट यानी मानवतावाद, इस तरह से रख दिया गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है पर्यावरण मानव व्यवहार को निर्धारित करता है। किस मनोविज्ञान का आधार है? तो ये जो है आपका संगठनवादी यानी एसोसिएशनिस्ट, यानी इन्होंने बोला था कि पर्यावरण जो है मानव व्यवहार को निर्धारित करता है। यानी मानव का व्यवहार अगर पर्यावरण के अकॉर्डिंग ही ढलता है, अगर पर्यावरण जैसा होगा वो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाएगा। और किसी का कहना था कि मानव का व्यवहार जो है जेनेटिक होता है। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे लंबे चौड़े स्टोरी हैं। ओके, तो मैं कितना बताऊं? तो जब आप टॉपिक मैं कराऊंगी आपको, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक करें। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। अगर आप एमएड का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी का करना चाहते हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट कीजिए, आप उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोलिए। और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ग्रुप से। वहाँ पे भी डिस्कशन, अगर जितने बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे वहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट होगा। कुछ हमेशा ये नोट्स वगैरह, ट्रिक वगैरह शेयर किए जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।